आज हम ज्योतिराव फूले के 1873 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ गुलामगिरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो दस्तावेज है जिसने भारत में जाति विरोधी आंदोलन की नींव रखी और हमारे समाज के ताने बाने पर कुछ बेहद तीखे सवाल खड़े किए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिराव फूले कोई साधारण समाज सुधारक नहीं थे। वो 19वीं सदी के एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने उस वक्त के सामाजिक ढांचे की जड़ों पर ही हमला बोला और अपना पूरा जीवन महिलाओं, दलितों और शूद्रों की स्थिति को बदलने के लिए लगा दिया। और फूले अपनी किताब की शुरुआत इसी एक दमदार विचार से करते हैं। आप देखिए, प्रस्तावना का ये एक वाक्य ही उनकी पूरी दलील, उनके पूरे तर्क का सार है। और यहीं से हम सीधे उनके मुख्य तर्क पर पहुंचते हैं। फूले का जो केंद्रीय तर्क था वो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही, कह सकते हैं, रैडिकल और क्रांतिकारी विचार था। तो गुलामगिरी शब्द का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है गुलामी। लेकिन फूले के लिए ये सिर्फ किसी को जंजीरों में जकड़ना नहीं था। नहीं, ये एक मानसिक और सामाजिक गुलामी थी। एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दे कि उनकी किस्मत में ही दूसरों की सेवा करना लिखा है। अब फूले का सबसे बड़ा दावा सुनिए। उनका कहना था कि ये जो जाति व्यवस्था है ये कोई भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना का नतीजा है। उनका तर्क ये था कि ब्राह्मण असल में विदेशी आर्य थे जो बाहर से आए। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जंग में हराया और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। फूले भारत की इस गुलामी की तुलना सीधे सीधे अमेरिका में अश्वेत लोगों की गुलामी से करते हैं। उन्होंने तो अपनी ये किताब अमेरिका के उन लोगों को समर्पित की जो दास प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका मानना था कि दोनों ही व्यवस्थाओं का मकसद एक ही था, एक समूह द्वारा दूसरे समूह का शोषण, भले ही तरीके थोड़े अलग थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्यवस्था हजारों सालों तक चली कैसे? फूले के मुताबिक इसका जवाब तोप और तलवार में नहीं, बल्कि विचारों में, दिमाग में छिपा है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? कि आखिर मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी आबादी पर सदियों तक राज कैसे कर पाए? फूले का विश्लेषण इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। फूले के अनुसार ये नियंत्रण वैचारिक हथियारों से किया गया। उन्होंने ऐसे बनावटी ग्रंथ लिखे जिनसे ये लगे कि उनकी सत्ता तो खुद ईश्वर ने दी है। उन्होंने शूद्रों के दिमाग में ये भर दिया कि सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। जो असली इतिहास था उसे मिटा दिया गया और सबसे खतरनाक चाल चली, जातियों को आपस में ही ऊंच नीच के नाम पर लड़ा दिया ताकि वो कभी एक हो ही ना पाए। फूले यहां बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये ग्रंथ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत लिखे गए थे। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे धर्म और ग्रंथों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। चलिए अब फूले के तर्क के सबसे अनोखे और शायद सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं। यहाँ वो हिंदू पौराणिक कथाओं की एक बिल्कुल नई, एक रैडिकल व्याख्या पेश करते हैं। फूले के लिए पुराणों की कहानियां सिर्फ देवी देवताओं और असुरों की कहानियां नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये असल में विजेता आर्यों और हारे हुए मूल निवासियों के बीच हुए युद्धों का एक छिपा हुआ इतिहास है। देवता कोई और नहीं बल्कि आर्यों के नायक थे, और जिन्हें हम असुर या राक्षस कहते हैं वो यहाँ के मूल निवासी राजा और योद्धा। आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने नरसिंह अवतार की कहानी तो सुनी ही है, पर क्या ये सच में एक दिव्य चमत्कार की कहानी है या फिर कुछ और? जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। एक तरफ है पारंपरिक कहानी। नरसिंह खंबे से प्रकट होते हैं और अपने दैवीय पंजों से हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। अब देखिए फूले से कैसे पढ़ते हैं। उनके अनुसार नरसिंह एक आर्य सरदार था जो खंबे के पीछे घात लगाकर छिपा था, और उसने अचानक हमला करके अपने हाथ में छिपे एक हथियार बागनख से मूल निवासी राजा हिरण्यकशिपु की धोखे से हत्या कर दी। तो इस तरह एक दिव्य कहानी एक राजनीतिक हत्या की रिपोर्ट बन जाती है। तो ठीक है, अगर समस्या इतनी गहरी और जटिल है तो फिर इसका हल क्या है? फूले के अनुसार इस गुलामी से मुक्ति का रास्ता क्या है? फूले इसके लिए 2 कदम बताते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। यह एहसास करना कि ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था है ये किसी भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। और दूसरा कदम, इस धोखे को समझने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है शिक्षा। ज्ञान ही वो औजार है जिससे सच और झूठ का फर्क समझा जा सकता है। फूले उस समय के ब्रिटिश शासन की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं करते। उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने से ब्राह्मणों की जो पुरानी सत्ता थी उसका अंत हुआ,
जिससे शूद्रों को कम से कम शारीरिक गुलामी से तो थोड़ी राहत मिली। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, फुले का मानना था कि शारीरिक गुलामी भले ही कम हो गई हो, पर मानसिक गुलामी तो जस की तस बनी रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी शिक्षा की कमी। उनका तर्क था कि ब्रिटिश सरकार ने निचली जातियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से वो पुरानी सोच और मान्यताओं में जकड़े रहे। और हम आज की बात को इसी सवाल पर खत्म करेंगे। सोचिए, फुले ने अपनी किताब भारत से हजारों मील दूर अमेरिका के लोगों को समर्पित क्यों की? भारत में जाति पर आधारित गुलामी और अमेरिका में नस्ल पर आधारित गुलामी, इन दो अलग-अलग इतिहासों को एक साथ जोड़ने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? ये सवाल हमें गुलामी की असल प्रकृति और आज़ादी के लिए होने वाले संघर्षों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।